वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 8 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आज पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फिल करते हैं, गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें पीटी और इन कौन कौन से न्यूज़ है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज संत गुरु नानक जी की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है पूर्णिमा, तो आप लोगों सभी लोगों को बधाई हो। आगे बढ़िए तो देखते हैं कि युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा ताकि हम लोग का जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर के साथ स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट होने के लिए, स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसके लिए आप लोग हमारा सहयोग ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे ग्रुप सर्कुलेट में अपने कलीग्स को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी सर्कुलेशन ग्रुप हैं वहाँ पर आप करिए। महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कोई प्रश्न हो टॉपिक रिलेटेड वो भी कर सकते हैं आप लोग। बहुत से सुझाव आ रहे हैं तो उससे सीखने की हम लोग को सीखने को मदद मिलता है, तो उस पर हम लोग सुझाव को बेहतर तरीके से अमल लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने की बात की है इस दैनिक जागरण सीरीज़ का, और साथ ही साथ मेंस का, तो उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और जल्द से जल्द ये सीरीज़ स्टार्ट होगा आप लोग के लिए। तो आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे मॉर्निंग में मैं अगर इसे लूँगा, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस करूँगा, तो उसी का इवनिंग में आप लोगों को दिया जाएगा, एमसीक्यू सीरीज चलाया जाएगा और एक मेंस का क्वेश्चन लगातार दिया जाएगा। जो ग्रुप में आप लोगों को मेंस का आंसर राइटिंग शेयर करना है और प्लस एमसीक्यू आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर ही सॉल्व करना है। बाय लाइव वो होगा, लाइव क्लासेज वो होगी, तो आप लोग ज़रूर शामिल होइएगा। जल्द ही हम लोग प्रयास करेंगे। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए युक्ति आईएएस का, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें दी जा रही है। साथ ही साथ दैनिक जागरण का की नोट्स और अंडरलाइन पेपर प्राप्त करना है तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और मात्र मामूली फीस रखा गया 365 रुपया साल का रखा गया, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको की नोट्स मिलेगा, दैनिक जागरण अंडरलाइन पेपर्स का कटिंग मिलेगा, साथ ही साथ फुल गाइडेंस मिलेगा मेंस और को क्लियर कैसे किया जाए, पीटी को कैसे क्लियर किया जाए, और इंटरव्यू में किन किन सवालों पर हमें किन किन मुद्दों पर अधिक काम करना है। तो प्रयास यही है आप लोगों के लिए कि चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंट बनाया जाए, टू द पॉइंट चीज़ों को कवर किया जाए। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक फैसला कल सुप्रीम कोर्ट का मैं आप लोगों को बोला था कि जब इस पर मैंने 9 सितंबर 2022 को इस पर सारे डायग्राम एस्पेक्ट पर चर्चा किया था, तो मैंने वहाँ बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के पास 2-3 विकल्प है इस फैसले में। तो 2-3 विकल्प में से 2 विकल्प को इन्होंने माना। एक विकल्प जो था, जो कहीं व्यवहारिक स्तर पर ज़्यादा था, तो वो चीज़ें देखिए, हमारा विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हम लोग नियम और कानून बनाते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट पर 2 विकल्प को इन्होंने तलाश लिया। और इस वर्डिक्ट में देखिए 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई। एक कि हम केवल सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे को केवल नहीं देखें, एक मुद्दा यह भी है कि भारत में जो असमानता का एक स्तर आर्थिक है उसे भी एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने लाना चाहिए, और उसमें सभी को समानता के अधिकार प्राप्त करने का शक्ति प्राप्त है। अर्थात समान व्यवहार, समान आचरण, समान क्रियाकलाप को करने की, अर्थात समान स्टेटस के रूप में आने की सबको शक्ति है, सभी को यह शक्ति संविधान देता है। तो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि ये चीज़ें आपको होंगी, तो देखिए बातें वहीं स्पष्ट है। साथ ही मैंने ये भी बोला था कि यह मामला उन मामलों से अलग है जो संवैधानिक मौलिकता के संदर्भ में चीज़ें देखी जा रही, जो मूल ढांचा के बाद मैंने बताया था उस दिन। मूल ढांचा क्या बोलता है? किसी भी प्रकार के मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जाएगा। यह बातें मैंने उस दिन किया था। तो मूल ढांचा का संविधान क्या कहता है? संविधान यह कहता है जो लिखित है उसके अतिरिक्त भी संविधानवाद के संदर्भ में कुछ बातें निहित है, कुछ बातें शामिल है। उसी में देखिए बहुत सी नियम और विधान जो है ना हमारे संविधान में नहीं बोली गई है, नहीं बताई गई है, पर उसके एस्पेक्ट जरूर बताए गए हैं। जैसे कि समानता क्या होनी चाहिए, समानता
केवल हम सामाजिक आधार पर ही उसकी समानता करना चाहेंगे? नहीं ना, उसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यवहारिक, व्यक्तिगत सभी स्तरों पर समानता के हम स्तर की बात करेंगे। तो देखिए, समानता के ही कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं ये बातें छिपी हुई थी। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं ये समानता के स्तर को झलकाएगा और ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। क्योंकि देखिए, जो संविधान में लिखा हुआ है वही संविधान तो नहीं ना है, उसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य बातें आपको संविधान दर्शा देती है, बता देती है और स्पष्ट कर देती है। तभी तो संविधान में ये बात किसी वर्डिक्ट में आया, अगर कहीं भी अगर कोई संविधान में किसी बात विवाद को लेकर असमंजस की स्थिति होती है तो प्रस्तावना को देखिए। और प्रस्तावना क्या बोलता है? प्रस्तावना यह बोलता है कि लोगों का सामाजिक और जो भी आर्थिक है सभी का हम समानता के स्तर को लाना है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि बैकग्राउंड कहाँ से क्रिएट होता। और मैंने जब आपको 9 सितंबर की क्लासेस और पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाली, उसमें भी मैंने आपको प्रस्तावना के संदर्भ में इस दिन बातें बोली थी कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर आकलन करना उसके अधिकारों का, तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना के मूल को समझना होगा कि मूल क्या कह रहा है, तब जाके संविधान के अनुच्छेदों को समझना होगा, उसके बीच के पुल का निर्माण करना होगा। और न्यायालय यही किया है। ध्यान रखिएगा, न्यायालय ने इस बार इसी चीज़ को अपनाया है कि प्रस्तावना का मूल क्या होगा, क्या वो हमें आने वाले भविष्य में समझाना चाहता है। और संविधान में जो चीज़ें जो लिबेर एक्ट में जो लिखी गई है 395 एक्ट अनुच्छेदों के तहत, उसमें संविधान में क्या बातें की गई है और उसके बीच का पुल क्या है? बीच का पुल यही है कि सभी व्यक्तियों को सभी स्तरों पर उसे समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या तो शैक्षणिक हो। समझ गए? क्लियर बातें, मूल बातें समझ गए यहाँ पर। अब बाकी घटनाक्रम आप लोग यहाँ से चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आरक्षण जो मैंने बात भी कर चुका हूँ, सारे चीज़ों पर कवर कर चुका। बस ये याद रखिएगा इसमें कौन कौन जस्टिस शामिल थे। देखिए, स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है कि इस जो कोई भी वर्डिक्ट होता है ना, इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट, जैसे अयोध्या मामला का वर्डिक्ट हो या इंदिरा साहनी वाद हो या तो गोलकनाथ वाद हो, तो उसमें जानते हैं आप लोग को मुख्य न्यायाधीश कौन थे और प्लस उस बेंच में कौन शामिल थे, ये भी तक पूछ सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे एग्ज़ाम पूछा गया, एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए, जैसे बिहार में, उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। बिहार में सीएए के मामले में किसने समर्थन दिया है, किस पार्टी ने, उसको उस स्तर पर जाके प्रश्न पूछा है। तो जो जानते ट्रेडमार्क निर्णय होता है उससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को आप लोग देखिएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न कभी ना कभी पूछा जा सकता है। जब पूछ देगा तो जानते हुए चीज़ों को, सभी बैकग्राउंड को आपको पता होने के बावजूद भी वन क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा। हालांकि यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, पर स्टेट लेवल वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसे कवर कर लेना आप लोग को, कौन कौन जस्टिस शामिल थे। एक तो पहले प्रधान न्यायाधीश थे और दूसरे दिनेश महेश्वरी जी हैं, और बेला एम त्रिवेदी, जेबी पार्डीवाला पीठ में शामिल थे। और इनके वर्डिक्ट कम से कम आप लोग याद रखिएगा कि किस पक्ष में कितने लोग क्या बोले थे। पक्ष में 3 लोग थे और विपक्ष में 2 लोग थे। तो पक्ष में बातें आपको जस्टिस महेश्वरी इन्होंने फैसला सुनाया, तो इनका महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे आप लोग कोट भी कर सकते हैं, अगर कभी प्रश्न पूछ दे तो इनके वर्डिक्ट को आप कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो ध्यान रखिएगा, इनको कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बातें, एक चीज़ विपक्ष में बातें अगर पूछेगा, अगर प्रश्न ये पूछ देगा कभी मेंस में कि जो आर्थिक आरक्षण का एक दूसरा पहलू आरक्षण समान अवसरों के सिद्धांतों के विपरीत भी स्पष्ट करता है, तो इसके संदर्भ में इनके कोड को आप लोग शामिल कीजिएगा। तो दोनों एस्पेक्ट को आपको लेकर चलना है। आप देखिए यहाँ पर किसी भी रूप से आपको बायस नहीं होना है, ठीक ना, किसी भी रूप से बायस नहीं होना इस मुद्दे पर। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर लोगों का बायसनेस न चाहते हुए झलक जाए, जैसे धार्मिक आधार पर आपको जात धर्म के आधार पर जो चीज़ें स्पष्ट होती है, जिस प्रकार के मांग उठते हैं उस पर। और तीसरा, संसाधन के वितरण के संदर्भ में, संसाधन के वितरण के संदर्भ में भी लोगों के बायसनेस झलक जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब भी वर्गीकरण किया जाएगा ना आर्थिक लोगों का,
आर्थिक वर्गीकरण जब भी किया जाएगा बंटवारे का, तो यहाँ पर देखिए गरीब को हमेशा क्या बोला जाता है, दलित गरीब को हमेशा एक इस संदर्भ में समझाया जाएगा कि नहीं उसे हर चीज़ देनी चाहिए, पर ये कभी नहीं समझेगा अमीरों का क्या योगदान है या अमीरों को देश को चलाने के लिए क्या योगदान, उसके एस्पेक्ट को कभी पहलू नहीं दिया जाता है। तो आपको बायसनेस नहीं रखना है किसी भी मुद्दे पर, केवल उस मुद्दे पर न्यूट्रल व्यू को क्रिएट करना है। गरीब के अपने मुद्दे हैं, अमीरों के अपने मुद्दे हैं, दोनों के बीच की स्थिति जो हमारा संविधान लेकर आता है उसमें हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक न्यायिक क्रियाकलाप क्या है उसे स्पष्ट करना आप लोगों को। तो चलिए आप इस चीज़ को समझ जाइएगा और 9 सितंबर 2022 के आर्थिक आरक्षण से संबंधित सभी एस्पेक्ट को आप लोग समझ जाइएगा। आरक्षण क्यों दिया जाता है, भारतीय संविधान में आरक्षण की क्या पद्धति है, इंदिरा साहनीवाद क्या है जिसमें आपको आरक्षण के मुद्दे को प्रश्नगत किया गया था, उसी के बाद 103 संविधान संशोधन किस रूप से लाया गया, उससे संबंधित कमेटी किस रूप से रिपोर्ट दी थी और क्यों यह इतना जरूरी हो गया था 103 संविधान संशोधन। तो सभी पर मैंने 9 सितंबर 2022 के वीडियो में एनालिसिस किया हो, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें आप लोग भी कीजिए। देखिए होता है कि अगर मैं इसी चीज़ पर फिर से डिबेट करूँ स्टार्ट, तो यह समय को ले लेगा और जो मूल मैंने जो आज चयन किया एक टॉपिक अलग को जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंट है, पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट, वो छूट जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ें इसके एस्पेक्ट को समझा दूँ और उसके बाद जो न्यूज़ आप लोग को पहले कवर किया जा चुका है उसे आप लोग देख लीजिए। जो नहीं देखे हैं, जो देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ गए हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार जाके वीडियो देखिए। कुछ ऐसे मुद्दे हैं ना जिस पर आपका नज़र एक न्यूट्रल व्यू से होना चाहिए और आपको मेंस में और इंटरव्यू में यह राय बहुत मायने रखता है। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट है, ये भी नज़र रखिएगा, लगातार न्यूज़ में आपको नज़र रखना है इस मुद्दे पर कि सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन का जो मामला है इस पर जब भी निर्णय आएगा ना, ध्यान रखिए, जब भी निर्णय आएगा कुछ बातों को स्पष्ट करेगा यह निर्णय कि चुनाव आयोग की सीमा क्या है, पहले भी सीमा बताई जा चुकी है किस सीमा तक यह काम कर सकता है। दूसरा, राज्यपाल की शक्ति का युक्ति युक्त निर्णय क्या होगा यह भी निर्धारित करेगा। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री किस रूप में लाभ के पद को स्पष्ट करेगा, नया एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा जब भी इसका निर्णय अंतिम रूप से आएगा। अभी चल रहा है मामला, चलने दीजिए, जब तक अंतिम नहीं आ जाता है तो उस पर हम लोग देखेंगे। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका इनसे संबंधित था जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और हेमंत सोरेन जी ने इसे सत्यमेव जयते कहा। पर यह एक एस्पेक्ट हो सकता है ना, बहु एस्पेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल के पास इनके निर्णय भी लंबित है, चुनाव आयोग के पास पुनः राज्यपाल ने इससे संबंधित मुद्दों को नोटिस दिया है, यानी राय मांगी है, तो ये सब चीज़ें भी होना बाकी है। तो अंत में जब निर्णय आएगा ना उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, क्या बताया था, आप लोग को विश्वास होगा या तो चीज़ें पढ़ी होंगी तो समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला था, रूस यूक्रेन मामला, पाकिस्तान भारत मामला, अफगानिस्तान अमेरिका मामला, युद्ध मामला, जो बातें हैं ना चल रही है ना, उससे कहीं खतरनाक विश्व के सामने एक समस्या है पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन का। तो इस पर अगर काम सभी देश मिलकर नहीं करते हैं ना, बिना अपने निजी हित को छोड़ते हुए, यह समस्या आने वाले समय में आपको है ना मानव जाति के मूल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा कि क्या पृथ्वी पर स्थिति, इसकी जीवन रहने की स्थिति कायम रहेगी या नहीं रहेगी। यह अगर 2021 तक के मामले सुलझा नहीं लिए जाते, जो भी टारगेट क्रिएट किए गए हैं 2100 वर्ष तक, जो अभी हम लोग 2022 चल रहे हैं ना, यह 21 तक के जो टारगेट है उसको अगर जल्द से जल्द नहीं सॉल्व किया जाएगा ना, तो आने वाले 2000 मान लीजिए 150 कर लीजिए या 2200 कर लीजिए, बहुत से प्रश्न आपको खड़ा कर देगा अस्तित्व के प्रश्न को लेकर। क्योंकि जिस गति से चीज़ें बढ़ रही है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की घटनाएं घट रही है, आप देखते होंगे एक तरफ विश्व में, संपूर्ण विश्व की बात करें, जैसे अमेरिका हो गया, ये अमेरिका ठीक ना, इसके बाद अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये पूरा एशिया हो गया ठीक ना, एशिया हो गया, ये एशिया हो गया, ऐसे ऑस्ट्रेलिया। तो देखते होंगे एक ही समय में एक तरफ गर्मी आ रहा है तो एक तरफ ठंड रह रही है, एक ही समय में एक ही
कंटिनेंट में आपको ये भी देखने को मिल जाता है। अभी पूरी तरह कंटिनेंट में जो प्रभाव आया है, समय से पहले बारिश हो जाना, समय के बाद बारिश होना, समय से पहले ठंड आना, समय के बाद ठंड रहना, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, कहीं ना कहीं प्रकृति पर असर करेगा धीरे धीरे। इसी में गुटेरसी जी जो है, जो आपको महासचिव है एंटोनियो गुटेरसी, उनके द्वारा साफ शब्दों में बोला गया है, पर्यावरण सुधार के लिए सहयोग करे या फिर विनाश के लिए तैयार है। मैंने क्या आपको बोला था कि सबसे बड़ा विनाश आपके विश्व के सामने यही है, और गुटेरसी जी ने इस पर मुहर बार बार कड़े शब्दों में आलोचना की है इनका, कि अभी भी चेत जाइए, सारे विश्व संभल जाइए, सभी सहयोग के स्तर पर आइए, नहीं तो हमारे हाथ से बाहर निकल जाएंगी चीज़ें, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी में बातें की गई है, चेतावनी दिया उन्होंने क्या, कि विश्व पर्यावरणीय नर्क की ओर जा रहा है। मैं क्या आपको बोला कि उस 2100 या 2200 के बाद स्थितियां हमारे हाथ से बाहर निकलने लगेंगी। अभी तो हम लोग कुछ कर भी सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ना। अगर यही दिशा रहा देशों का, सभी देशों का, केवल एक देश की यहाँ कल्पना नहीं है, सभी विकसित देशों के, विकासशील देशों के जो रवैये हैं, उसमें जो चीज़ें हैं, धरातलीय स्तर पर काम नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व, मानव अस्तित्व को ही, प्राणी जगत के अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह कर देगा। उसी में उन्होंने कहा कि 2 परदेशी देशों चीन और अमेरिका ने मिलकर कार्य करने का अनुरोध किया। यहाँ पर किसी प्रकार का क्षेत्र विवाद नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे में 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर किसी भी रूप से है ना राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार का राजनीति, जैसे आपको जलवायु परिवर्तन पर, आतंकवाद पर, या तो किसी रूप से है ना व्यापार आवागमन पर। देखिए इससे होता है क्या, सीधे है ना मानव के जीवन टिके हुए होते हैं, मानव के क्रियाकलाप यानी मानव जाति प्रजाति के सभी लोगों की, प्रत्येक व्यक्ति के आपको जीवन इस पर जुड़ा रहता है। तो मानवीय जीवन को क्षति पहुंचाने का हक किसी भी देश को नहीं दिया जाना चाहिए। और मेरा जहाँ तक यह समझ विकसित है, या तो मैं जिस संदर्भ में चीज़ें सब समझ रहा हूँ, इसमें देखिए स्टैटिक्स जो यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं दोषारोप है इसमें। आपने संस्था को इस लायक बनाया ही नहीं कि इन जो मनचले देश हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, उसको किसी रूप से रोक सके। आप केवल इन देशों के अनुदान पर टिके हुए हैं, तो कैसे कोई देश अपना मनमाना तरीका रोक सकता है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही है। अमेरिका ने $100 बिलियन था देने से यानी मना कर दिया कि नहीं, हम इसमें अनुदान नहीं करेंगे, हम पेरिस समझौते से बाहर निकलेंगे। जो समझौता किया गया था, मैंने आपको बताया भी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बाहर निकलने की बात की थी, और फिर हालांकि बाइडेन ने इस पर अंदर आ गए, इस समझौते के तहत जो देना है आपको, यह जो राशि है 2020 तक देने के लिए बात की गई है विकसित देशों को। अब यहाँ हमको ये बता दीजिए कि मना ही कर दिया सभी देश, विकसित देशों ने, तो इस संस्था के बाद या इस प्रकार की जो भी संस्थाएं जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रही, वो कैसे करेगी? तो यही बात हो जाएगी नहीं, ये संस्था एक इन राष्ट्रों के प्रति मिलने वाले अनुदान के प्रति अनुदान के लिए वेट कर रहा है। अनुदान दीजिए तो भी हम काम करा सकेंगे या कर सकेंगे, या कोई विश्व को हम अनुदान दे के काम करवाएंगे। तो सबसे बड़ा डिमेरिट अगर है तो इसके संस्थागत सुधार में करने की जरूरत है। आप संस्थाओं को मान लीजिए एक विश्व समुदाय एक संगठन बनाया है ना, उसके एसेट क्रिएट करने के लिए आपके पास ऐसी क्षमता या ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। तो आपसे कभी भी कहीं प्रश्न पूछा जाए इंटरव्यू में, आपको जलवायु परिवर्तन की समस्याएं निदान करने में सबसे बड़ी बाधा कहाँ नजर आ रही है? तो सबसे बड़ी बाधा ये नहीं है कि इन देशों ने अपना प्रतिबद्धता जाहिर नहीं कर रहा है, ठीक ना। सबसे बड़ी बाधा यह है ना, इसके नीतिगत जो स्ट्रक्चरल जो डीमेरिट्स है, लूप होल है, उसको जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जा रहा। मान लीजिए अगर जब से संस्था निर्माण हुआ, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र हुआ, अगर हम इस संस्था को इस कैपेबल बना दिए रहते कि इस प्रकार के निर्णय में मान लीजिए सक्षम होता, फंड क्रिएट करने के लिए, फंड देने के लिए, मान लीजिए इस प्रकार की चीज़ों को धरातल वे पर काम कराने, तो क्या हम इन राष्ट्रों के प्रति मुख बंद करके यह वेट करते कि अमेरिका हमें, फ्रांस हमें, जर्मनी हमें पैसा देगा, या तो विकसित जो 20 देश हैं, G7 देश हैं, वो हमें पैसा देंगे तो जाके हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को, समस्या को सुलझाएंगे? अगर ऐसा होता, आप सोच के देखिए, नहीं होता ना।
कि अभी तक जो मुद्दे हैं क्यों फंसा हुआ है। सोचने वाली बात है। लगातार आपको 95 से दौरे चल रहे हैं, अभी तक COP27 के दौरे हो चुके हैं। 27 बैठकों में यह तक निर्धारित नहीं किया गया है कि हमारा पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे उसको किस तीव्रता के साथ सुलझाया जाएगा, यह अभी तक नहीं। इसके पीछे ड्रॉबैक कहीं ना कहीं है कि संयुक्त संघ के पास, संयुक्त राष्ट्र के पास मैकेनिज्म उस रूप से डेवलप नहीं है जिस रूप से इसके समस्याओं का समाधान। ऐसे ही मान लीजिए बहुत से परमाणु अप्रसार के संधि के संदर्भ में बातें किया, सभी होड़ लगाए हुए परमाणु अप्रसार, रूस कहीं है, अमेरिका कहीं है, भारत भी उस श्रेणी में शामिल है। तो क्या ये मैकेनिज्म डेवलप किए हुए इस प्रकार की संस्थाएं कि इन पर डायरेक्ट एक्शन लेने अगर धमकी देता है कोई देश, अगर मान लीजिए रसिया देता है, अमेरिका देता है, अमेरिका ने 2 बार बमबारी कर चुका है ना परमाणु बम, क्या किसी संस्था ने ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप किया है कि इससे प्रश्न पूछ सके तुमने क्या किया है, और क्षति जो तुमने जापान के लिए किया है तो उसकी भरपाई तुमने किस रूप से किए हो? कभी हिम्मत है इन प्रकार की संस्थाओं को बोलने का? क्योंकि सबसे बड़ी है ना राशि अनुदान अमेरिका देता है। अमेरिका के निर्णयों के आधार पर ही टिका हुआ यूएन की सारे फैसले, वो IMF क्या हो या वर्ल्ड बैंक का हो, तो सभी में अनुदान अमेरिका का सर्वाधिक है। तो अमेरिका के सह पार्ट या सह संस्था के रूप में ये संस्थाएं काम करने लगती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा ना। अब इसका एग्जाम्पल आप ये भी समझ सकते हैं, आपके परिवार में, आपके परिवार में, आप घर में है 5 लोगों का परिवार है, ठीक ना, 2 माता पिता और 3 आपके भाई हैं। तो 3 भाई अगर तीनों अलग अलग तरीके से कमा रहा है, मान लीजिए एक का इनकम है 1 लाख रुपया पर महीने, एक का इनकम है 20,000, एक का इनकम है 5,000 रुपया, ऑटोमेटिक जो परिवार के मुखिया का है ना रुझान सबसे ज़्यादा कमाने वाले बच्चे की तरफ चला जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है या फेनोमिना है कि जो अधिक स्रोत क्रिएट करता है उसके प्रति सारे संसाधन डेवलप होने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना हो कि हमारा ड्रॉबैक कहाँ पर है। जब तक ये संस्थाएं नहीं समझेंगे तब तक ये सब ढाक के 3 पात होंगे। और जब ये कहावत भी है ना कि जब भोज हो तो कोहड़ा रोपा जाता है, वही वाला है कि यहाँ पर चीज़ें आप कितना हल्ला कर लीजिए, जब तक अमेरिका अनुदान नहीं देने के लिए राजी होता है भारी भरकम, क्योंकि जैसे ही यह अनुदान देगा ना सभी राष्ट्र जो इसके लॉबी में है वो भी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्र नीतियों के रूप में। अगर ऐसा रहता तो रसिया अभी तक दे दिया रहता ना। ध्यान रखिएगा कि चीज़ें यहाँ से स्पष्ट होनी चाहिए आप लोगों को कि समस्या का निदान ढूंढना है ना, तो सबसे पहले यूएन के स्ट्रक्चर ढांचागत निदानों में ढूंढना होगा, उसको इस कैपेबल बनाना होगा आने वाले 10, 15, 20, 25 साल, 100 साल में, कि वो इस प्रकार के मुद्दों को अपने ही स्तर पर सुलझा ले। अगर 100 बिलियन का डॉलर का अनुदान देना है तो स्वयं दे दे। अगर 500 बिलियन डॉलर का अनुदान इसे देना है विश्व के अन्य देशों, विकासशील देशों को, यह 100 अपने स्तर पर दे दे। तो ऐसे क्रिएट एसेट डेवलप करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। होप आज समझ सके होंगे कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दा केवल सहयोग का ही नहीं है, ढांचागत परिवर्तन का भी है। तो इसे आप लोग आगे आंसर राइटिंग में या कहीं इंटरव्यू में पूछे कभी, तो इन एस्पेक्ट को भी समझाइएगा कि नहीं केवल आपको समस्याएं सहयोग के स्तर पर ही नहीं दिख रही है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। देखिए यहाँ पर भी सारे चीज़ों को, डायग्राम को, एस्पेक्ट को कवर किया गया। यहाँ से भी आप लोग की नोट्स कवर कर लीजिएगा, और चीज़ें बताई जा चुकी पहले भी उसे ही देख लेना। और चीज़ों को देखिए कलेक्ट केवल आप अगर एक जगह कर देते हैं की नोट्स ना आरक्षण के मुद्दे, ये जो EWS वाला मुद्दा है उसमें, अगर तो आपके पास पर्याप्त संसाधन होंगे आंसर राइटिंग करने के लिए या इंटरव्यू में चीज़ों को कवर करने के लिए। इससे अतिरिक्त ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ों पर नहीं ध्यान देना है। ध्यान रखिए जितना करा दिया जा रहा है, जितना यहाँ से की नोट्स आप लोग को कवर करा दिया जा रहा है, उतने में से भी आप 50% अगर लिख दीजिएगा, एग्जाम हॉल तक कैरी फॉरवर्ड करके लेके चला जाइएगा ना आप लोग सभी लोग, तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा ना PT के स्तर पर ना मेंस के स्तर पर। बस आपको इस की नोट्स को, की पॉइंट को आपको एग्जाम हॉल तक कैरी फॉरवर्ड कर देना। अर्थात PT में प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें सही आंसर दे के आना है, और मेंस में पूछ रहा है तो सही आंसर लिख के आना है। तो ये चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। इसी में देखिए आपको किस रूप से संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 15(6) में संशोधन और 16(6) में संशोधन 103 के संविधान संशोधन में किया गया। ध्यान रखिएगा आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है।
स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में। चलिए आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी नोट्स को अंडरलाइन, जब पेपर आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा वहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएगी, वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए मैंने आपको कल भी बोला था और आज भी बोल रहा, आने वाले समय में भी बोलूँगा कि ये जो है ना भारत रूस जो हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं रूस, वो बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है। जैसे कुछ विदेश नीतियों में परिवर्तन की बात कर रहा है, साथ ही साथ हमारा भविष्य किस दशा में जाएगा ये भी निर्धारित कर रहा है। भारत का भविष्य नहीं, विश्व की जो नेतृत्व है किस रूप में उभर रहा है, क्योंकि इसके है ना डायलेमा आपको पहले नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ किस रूप से डायलेमा उभरे हैं उसके संदर्भ में। अब देखिए क्यों भारत इतने विवाद होने के बाद भी रूस से तेल खरीद रहा है, सेंक्शन लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा, फिर भी क्यों इतने विवाद होने के बाद भी रूस का है ना, रूस को डायरेक्ट भारत नहीं बोल रहा है कि आप युद्ध कर रहे हैं तो उसे आप बंद कीजिए या इस प्रकार की चीज़ों को कवर कीजिए। डायरेक्ट कहने का मतलब भारत की ऐसी स्थिति है कि वो रूस से आग्रह करेगा तो वर्तमान संदर्भ में चीज़ों को ठीक कर सकता है रूस, इसकी अनुग्रह मांग को वो मान सकता है। ऐसा स्टेटस अभी वर्तमान में भारत का है। पर यहाँ समझने वाली बात है ना कि भारत रूस की ओर इतना झुका हुआ क्यों है। आप लोग बार बार प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा ना कि भारत को भी मामला हो, अमेरिका जैसे या विश्व के किसी अन्य देशों में कोई भी ऐसा घटना हो तो रूस का मामला जब भी आता है तो भारत का रुख रूस का प्रो होता है, रूस के तरफ झुका हुआ कुछ दिखता है। केवल मात्र इसका यह नहीं कारण हो सकता है कि रूस हमें सहयोग देता है, ठीक ना, आर्टिलरी देता है, सैन्य सामान देता है, या तो किसी प्रकार के हमें विपरीत समय में सहयोग देता है। केवल वो कारक नहीं हो सकता, इसके पीछे के बैकग्राउंड अदृश्य शक्तियाँ काम करती है। जैसे अदृश्य शक्तियाँ क्या है, आपने कभी गौर किया है? आज आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया, ठीक ना, आज आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पर अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया, तो आपको लिस्ट एक नज़र आएगा। क्या लिस्ट नज़र आएगा? 2014 के बाद वर्तमान तक और 2004 से पहले, कुछ वर्ष पहले तक आपको यहाँ पर भारत में अमेरिका एम्बेसडर है ही नहीं। जो अस्थाई एम्बेसडर होता है ना वो है ही नहीं, अस्थाई एम्बेसडरों की नियुक्ति लगातार की जा रही है। तो इसका मतलब पता आप लोगों को क्या होता है? अगर किसी देश में अगर मान लीजिए एक्स देश है और वाई देश है, दो देश है, अगर एक्स देश में वाई देश में अपने एम्बेसडर को नहीं रखा, इसका मतलब होता है ना कि आप उनके नीतियों पर पूर्णतः बिलीव नहीं कर रहे हैं, या तो आपके दिमाग में थर्ड प्रोसेस में कुछ दिमाग में चल रहा है। एम्बेसडर होना किसी देश में यह निर्धारित करता है ना कि उन दो देशों के बीच जो भी मुद्दे हैं ना अंतिम रूप से उसके ऊपर काम हो चुका है। अर्थात डायरेक्ट मान लीजिए कोई भी मुद्दा होगा ना, कोई भी मुद्दा अगर विवाद उत्पन्न होगा, भारत अमेरिका को कहना चाहेगा तो डायरेक्ट अमेरिका को थोड़ी कहेगा ना, उसके प्रतिनिधि आपको एम्बेसडर को कहेगा। तो यहाँ पर अस्थाई एम्बेसडर है ही नहीं। तो आप भारत के संदर्भ में समझिएगा कि भारत किसको अपना स्टेटस बताना चाहेगा, किसको बताएगा, तब ना अमेरिका का एम्बेसडर अमेरिकी प्रशासन को जाके ये बोलेगा। डायरेक्ट बोल सकता है? नहीं बोल सकता। हाँ, भले कि ऐसे अवधारणा डेवलप हो कि हॉटलाइन का कॉन्सेप्ट आ चुका है जिसके आधार पर डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर ले, पर वो जानते हैं यह हमारे जो अमेरिकी विदेश नीति के कुछ मंशाओं को स्पष्ट कर देता है। क्या मंशा स्पष्ट कर देता है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक एम्बेसडर, अस्थाई एम्बेसडर की नियुक्ति नहीं करना बहुत से प्रश्न क्रिएट कर देता है। दूसरा, इतना विवाद होने के बाद भी पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करना, सैन्य सपोर्ट करना, आपको IMF के द्वारा आपको कर्ज दिलवाना, जो फिर उसके बाद ग्रे लिस्ट से बाहर करवाना या करे होना पाकिस्तान का, उस पर मौन स्वीकृति होना अमेरिका का, यह कहीं ना कहीं बहुत से चीज़ों को स्पष्ट करता है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं रहता प्रो पाकिस्तान नीति अमेरिका का, तो श्रीलंका में हाल ही में आपातकाल आया है ना, तो IMF से इसने मांगा पैसा तो क्यों नहीं दिया IMF को?
समझ सकते, कोई कुछ नीतियों को इन्हें झलका रहा है, कुछ नीतियों को स्पष्ट कर रहा है। तो भारतीय जो थिंक टैंकर है उनको भी तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी नहीं कि नहीं अमेरिका किस नीति पर काम करना चाहता हो। किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के जो चीज़ों का एस्पेक्ट है, पाकिस्तान का जो उपयोग वो करना चाहता है इस क्षेत्र में, वो नहीं छोड़ना चाह रहा है। चाहे वो आतंकवाद के किसी भी स्तर पर जा चुका हो, आतंकवाद को क्यों नहीं सह देता हो। हाँ, हर मंच पर अमेरिका बोलता है, पर मैं आपको क्या बोला था कुछ दिन, हर बार बोलता हूँ ना, किताबी ज्ञान से ज़्यादा धरातल पर चीज़ों को नज़र होना चाहिए। अब हम एथिकली ये बात अमेरिका बोल रहा है कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, यह सब नहीं करना चाहिए, हम लिस्ट जारी कर रहे हैं, सब कुछ यह करता है, पर धरातल पर क्या है, अगले ही वर्ष आपको IMF से इससे कर्ज दिलवा देता है, अगले ही वर्ष देखते हैं बहुत बड़े बड़े उन्नत हथियार दे देता है। और उन्नत हथियार देने का मामला क्या आपको देता है, बोलता है क्या आपको इन जो इस प्रकार के उग्रपंथी जो संगठन है उसको कंट्रोल करना। अब बताइए, अब छोटे से चींटी को मारने के लिए आप मिसाइल गिराइएगा या सैटेलाइट गिराइएगा? नहीं ना। छोटे से चींटी को मारने के लिए धरातल पर उतर के छोटे से चींटी को उस स्तर के हथियारों से मारिएगा ना। अब उन्नत हथियार दे रहे हैं जो युद्ध के कारक होते हैं, जो युद्ध में उपयोग होते हैं ना, या तो जो सुरक्षा सीमा में जो लगे रहते हैं उन्नत हथियार, उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। किनके लिए? कि आप हम उग्रवादी जो पंथ है, जो आतंकवादी गुट है, उसको रोकना है। कभी भी अमेरिका ने ये बात इससे दोहराई किया नहीं किया है। तो हमारे नीति निर्देशकों के पास यह विकल्प है, दिमाग में चल रहा है कि नहीं अमेरिका है ना, कभी भी इस प्रकार के मुद्दे पर, भारत के मुद्दे पर अंतिम धरातलीय रूप से नहीं साथ देगा। तो हमारे पास एक अन्य विकल्प है रूस, जो उसे हमें शुरुआत से अब तक हमारे हर धरातलीय मुद्दे पर साथ दिया है। जैसे 71 का मामला रहे, या तो अन्य भी मामले जो सुरक्षा परिषद में रहे हो, धरातलीय स्तर पर काम किया। इसीलिए आप लोग समझिएगा, यूक्रेन का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, जहां रूस का मामला आता हो, अमेरिका का मामला आता हो, तो बातें न्यूट्रल करेगा भारत, पर कुछ प्रो रूस रहेगा ये चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, भारत बेहतर जानता है अमेरिका ऐसा देश है जिसने किसी देश को ठगा नहीं है, यह कॉन्सेप्ट उसके साथ चलता है। तो भारत को भी अगर ऐसी विषम परिस्थिति आएगा तो ठग लेगा। वो केवल अपने प्रॉफिट बिजनेस को संदर्भ में चीज़ों को करता है। अर्थात वहाँ पर कोई भी पार्टी हो, दोनों पार्टी है ना, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेटिक, दोनों में से किसी भी पार्टी का प्रधान राष्ट्रपति बनता है, उसका नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। ध्यान रखिएगा, वो नेशनल इंटरेस्ट में कुछ किसी भी हद तक जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए भारत अपने सारे विकल्प को तलाशे हुए रहता है। और उसको यह ऐसा नहीं कि हिंद प्रशांत महासागर में क्वाड के रूप में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दे दिया तो अमेरिका ऐसा चाह रहा है कि नहीं भारत इस क्षेत्र का नेतृत्व कर लेगा। एकदम ये सब कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल लीजिए। भारत का अगर नेतृत्व देना रहेगा ना चीज़ें, तो सबसे पहले वो पाकिस्तान के जो हित है आतंकवादी गुट के संदर्भ में, या तो एक ही समय में दो राष्ट्रों के संदर्भ में श्रीलंका के राष्ट्रों नीतियां समान होती, अगर नहीं है तो इसके मतलब उसके दाढ़ी में कुछ तिनका फंसा हुआ है, छोड़ के दाढ़ी में तिनका कॉन्सेप्ट समझे होंगे ना, वो फंसा हुआ है और वो कुछ उसके माइंडसेट में चलता रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड जो भी आएगा हम लोग उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कहाँ गया? तब तक आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी चीज़ें समझ में आ रही है, जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को दे रहा हूँ, वो उसके संदर्भ में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं, जो व्यवहारिक स्तर पर, केस स्टडी के स्तर पर चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही है। और इसे देखिए, मैं जो भी बातें बोलता हूँ ना, आप उसे यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट कोई ना कोई आपको समझाएगा ही, बताएगा। कोई अच्छे पद पर बैठे व्यक्ति, अर्थात विदेश नीति के विशेष जानकार, या तो इस प्रकार के रक्षा संदर्भ के रक्षा जो विशेषज्ञ होते वो भी आपको समझाएंगे, या तो बहुत से ऐसे जो राजनीतिक विश्लेषक होते वो भी आपको समझाएंगे वो सब चीज़ें, और उनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस होता है इस सब मामलों में। तो उसी के पॉइंट आपको समझने हैं। बस एक डायलेमा लेकर नहीं चलना है, किताबी ज्ञान को कभी भी आगे नहीं बढ़ाना है, उसके वर्तमान क्या एस्पेक्ट है इसको जरूर समझ के अपने आंसर राइटिंग को लिखना है। चलिए
देखिए यह मुद्दा है ना, यह जो न्यूज़ है स्वतः संज्ञान वाला, आप लोग इसे बेहतर तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इससे प्रश्न उभारे जा सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, स्वतः संज्ञान के मामले में। क्योंकि 2-3 मामले इस वर्ष घटे हैं जिसमें न्यायालय ने, या तो माननीय उच्च न्यायालय, किसी राज्य के राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है उनके द्वारा, या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है। तो देखिए बात होता है कि जब भी मुद्दा कोई टॉपिक में होता है ना, तो वो आपके लिए प्रश्न क्रिएट करता है। हाँ, एक चीज़ और एडजस्टमेंट करना था कि आप लोग को 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर का जो कि दैनिक जागरण का जो टॉपिक वाइज जो चीज़ें दिया जाता है वो आज जारी कर दिया जाएगा, और उसका 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक के भी लिस्ट को दे दिया जाएगा। तो इतने दिन का जो लिस्ट दिया जाएगा ना, आप लोग को पहले जो लिस्ट दिया जाता था उसको आप लोग कहीं ना कहीं लिखे होंगे ना, उसी के नीचे इसे भी लिख लीजिएगा, ताकि जब अंत आप लोग का एग्ज़ाम के क्रिएट हो, आसपास हो, तो उस समय क्या करना, आप लोग को इस लिस्ट को नज़र रखना है कि इस साल कौन कौन से न्यूज़ ज़्यादा चर्चा में थे, तो प्रश्न वहीं से होंगे। ध्यान रखिएगा, जो लिस्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ वो टेलीग्राम पर आप लोग को मिल जाएगा। तो इसी टेलीग्राम पर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वहाँ जुड़ जाइए, और लिस्ट को आप लोग कम से कम ले लीजिएगा। उस लिस्ट को एक जगह कहीं रखिएगा, एक नोट बनाकर वो कहीं रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि जब आप मेंस दें या पीटी दें, दोनों समय आपको टॉपिक रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाए कि इस साल कौन कौन से न्यूज़ चर्चा में, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन बार बार रिपीट हुआ है। तो इससे आप क्वेश्चन गेस कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए कि इस टॉपिक से अमूमन ज़्यादा चांस होंगे कि प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग को लिस्ट आज शाम तक या लेट नाइट तक आप लोगों को मैं कवर कर दूंगा, तो उस लिस्ट को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए अब इस पर हम लोग आते हैं। जो ये स्वतः संज्ञान का मामला मोरबी वाला हुआ है हादसा, उसमें बहुत से एस्पेक्ट मैंने आप लोग को केस स्टडी भी समझाया, केस स्टडी के रूप में कैसे इसे यूज़ करना है वो भी मैंने आप लोग को बताया, इसमें क्या खामियां थी उसको भी मैंने आप लोगों को समझाया। अब एक चीज़ इसमें उभर कर आ रहा है स्वतः संज्ञान। इसमें माननीय जो गुजरात के हाई कोर्ट है उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है। इस नज़र में देखिए, इस न्यूज़ से आपको यूपीएससी का जीएस पेपर जो 2 है उसमें न्यायिक सक्रियता या न्यायिक शक्ति किस रूप से काम करती है उससे संबंधित टॉपिक को कवर कर रहा है यह न्यूज़। तो और स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट अपने अपने स्टेट के जो जीएस का पेपर है उसके अनुसार इस न्यूज़ को कोऑर्डिनेट कर लेंगे, टैली कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें न्यूज़ में देखिए बहुत सी चीज़ें पहले बात की जा चुकी है, और न्यायालय ने, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या बोला, उच्च न्यायालय गुजरात हाई कोर्ट ने कि स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, मोरबी के कलेक्टर और नगर पालिका को नोटिस जारी किया और 1 सप्ताह में इसके संबंध में जवाब मांगा है। तो ये तो चलिए घटनाक्रम हो गया, इसमें स्वतः संज्ञान की चीज़ें आई कि न्यायालय की शक्ति है। पर ये जब भी आएगा स्वतः संज्ञान का ना, तो आपसे प्रश्न क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायपालिका की शक्ति के संदर्भ में चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यू में, तो 2-3 चीज़ें याद रखिए। जब भी इंटरव्यू में न्यायपालिका से जो लोग भी इंटरव्यू तक गए होंगे या जिनके मित्र अभी सफल हो चुके होंगे, सहपाठी सफल हो चुके होंगे, कलीग्स, उनसे आप पूछिएगा। जब भी न्यायपालिका के प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो 2-3-4 आपको उसके टॉप टॉपिक होते हैं, जैसे न्यायिक सक्रियता से संबंधित मामला। न्यायिक सक्रियता में सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे, मूल ढांचा भी आ जाएगा, वर्तमान परिवर्तन आ जाएगा, तो न्यायिक PIL भी आ जाएगा, तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर शामिल हो जाता है। उसके बाद इसकी शक्तियों का वर्तमान स्वरूप क्या है, अर्थात संज्ञान कैसे लेता है, वर्तमान घटनाक्रम क्या है, शक्तियों का प्रयोग इसने कैसे किया है, और इसके वर्तमान जो समीक्षा किए गए हैं, समीक्षा जैसे 103 संविधान संशोधन का समीक्षा कैसे इसने किया, उससे पहले और न्यायिक नियुक्ति किया जा रहा था, एक्ट लाया गया, तो उस पर इसने न्यायिक समीक्षा कैसे किया। अर्थात समीक्षा से आपको टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने कलीग से या जो स्टूडेंट इंटरव्यू अभी तक दिए हैं, 2-4 ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं जो मेंस लगातार लिख रहे हैं, वो देखिए ऐसे है ना, आपको चीज़ों को समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्या इससे टॉपिक आपसे प्रश्न पूछा जाता है या नहीं जाता है, या आपके सहपाठी से, आपके मित्र से जो सिलेक्शन ले चुके हैं, जो इंटरव्यू तक पहुँचे, उनके द्वारा इस टॉपिक से, न्यायपालिका के टॉपिक से आपको क्या इसके सब टॉपिक जो मैंने आपको बताया उससे प्रश्न पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है।
तो यही सब डायलेमा आप लोगों को पता होना चाहिए, इसे एस्पेक्ट के संदर्भ में सारी चीज़ों को तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, न्यायिक अवमानना का टॉपिक में आप लोग को ये कवर होगा। आपको जीएस पेपर 2 में बातें की गई मैंने। ये स्वतः संज्ञान सबसे पहले आप समझिए इसका अर्थ क्या होता है, और स्वमोटो जो क्या होता है इसके संदर्भ में एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द यह है, और साथ ही साथ इसका अर्थ होता है किसी सरकारी एजेंसी, न्यायालय या अन्य केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के द्वारा की गई कार्रवाई, अर्थात इस प्रकार के निर्णय किसी एजेंसी, न्यायालय या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के द्वारा की गई कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। ये स्वतः संज्ञान का मतलब होता है। अभी भारतीय स्वतः संज्ञान मत समझिए, केवल वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं ना स्वतः संज्ञान का, उसके संदर्भ में है कि किसी सरकारी एजेंसी द्वारा, न्यायालय द्वारा या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं द्वारा की गई कार्रवाई, अर्थात स्वतः अपने स्तर पर किया जाने वाला कार्रवाई होता है। अर्थात देखिए, इस मामले को एक न्यायिक प्रक्रिया में लाने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या करना होता है? सबसे पहले लोकल स्तर के थाने पर नामजद किया जाता है इस केस को। उसके बाद आपको हाई कोर्ट में जाता मामला, या उससे पहले सत्र न्यायालय होता, वहाँ जाता मामला। उसके बाद न्यायालय हाई कोर्ट आता, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना। तो इस सारे पीछे की चीज़ों को छोड़ते हुए उससे पहले आपको प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को देख रहे थे ना। तो इन सभी मामलों को छोड़ते हुए डायरेक्ट इस मामले को हाई कोर्ट ने अपने अंडर ले लिया। अपने अंडर लेते हुए एक ऑर्डिनेंस बोलता है, ये चीज़ें जवाब नोटिस हाजिर करता है आपको, कलेक्टर को, न्यायपालिका को, राज्य की सरकार को, कि इसमें हमको 1 सप्ताह के अंदर अपना स्टेटस रिपोर्ट दिखाइए। तो क्या हुआ, अपने के स्वयं के स्तर पर सुनवाई कर लेता है डायरेक्ट। इसके बीच में कोई सेकेंड पार्टी अब काम नहीं करेगा, डायरेक्ट हम इसके अंडर में मेरे चीज़ों को कवर कीजिए। तो यह चीज़ें हैं स्वमोटो के संदर्भ में समझिएगा। अब देखिए, न्यायालय कानूनी विधि मामले में ऐसा क्यों करता है? संज्ञान, स्वतः संज्ञान कब ले सकता है? तब लेता है जब वह मीडिया के माध्यम से अधिकारों को उल्लंघन, किसी मीडिया में, आप सोशल मीडिया हो या तो प्रिंट मीडिया हो या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तीनों स्तरों पर किसी देखिए मामले में अगर उल्लंघन होता है अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का या प्राकृतिक न्याय का या तो आपके जो विधिक न्याय है, अगर किसी का भी उल्लंघन होता है अधिकारों का, उसमें न्यायालय डायरेक्ट आपसे न्यायिक स्वतः संज्ञान मामले ले लेता है इस न्यायिक कानून व्यवस्था में, विधि व्यवस्था में। या किसी ड्यूटी का उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात किसी प्रोटोकॉल को आप तोड़ रहे हैं, आपके पास अधिकार नहीं है किसी काम को करने का, पर वो कर रहे हैं, या आप अपने कार्य के प्रति जवाबदेह होकर काम नहीं कर रहे, उसमें भी न्यायालय है ना स्वतः संज्ञान ले सकता है। और तीसरा कारण है किसी तीसरे पक्ष की अधिसूचना के बारे में। मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है, प्रताड़ित किया जाए, वो गरीब है किसी प्रकार से जो बाहुबल के दबाव में रह के काम कर रहा है, या उसे प्रताड़ित किसी रूप से किया जा रहा है, डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाता है, तो थर्ड पार्टी कोई एक आता है तीसरे पक्ष में। थर्ड पार्टी में बोलता हूँ तो समझिएगा क्या होता है, एक तो न्यायालय या तो कोई एजेंसी, एक पहला पार्टी हो गया, दूसरा पार्टी जो पीड़ित है वो, और तीसरा पार्टी उसके अतिरिक्त कोई एक तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी में। तो थर्ड पार्टी आप इसे समझिएगा कि थर्ड पार्टी मान लीजिए मैं हो गया, मैंने किसी मामले में, या आप किसी मामला, आपके एरिया में कोई ऐसी घटना घट जाती, कोई ऐसा अनुसूचित जाति, जनजाति या तो गरीब वर्ग का लोग है, उसे कोई न्याय नहीं मिल रहा है, अर्थात किसी न्याय मिलने में देरी हो रही है, या कोई सरकारी योजनाएं उसको दिया नहीं जा रहा, बार बार उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, या उससे किसी प्रकार से और भी कार्य किए जा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर न्यायालय में जाके न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में PIL दायर करता हूँ ना, वह कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान की सीमा को ला देता है। उसमें न्यायालय डायरेक्ट स्वतः संज्ञान ले लेगा। अब मुझे थर्ड पार्टी हटा देगा, उसके बाद डायरेक्ट क्या करेगा, इस व्यक्ति के साथ वो इंटरेक्ट हो जाएगा और इस एजेंसी के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, मैं वहाँ से हट जाऊँगा। केवल मेरा काम रहेगा या आपका काम रहेगा PIL दर्ज कर देना और न्यायालय के नज़र में ला देना कि मुद्दा क्या है। उसके बाद मैं ड्रॉप हो जाऊँगा, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी इस पीड़ित व्यक्ति में, आपको न्यायालय का और इस एजेंसी के बिहाफ में। अब एजेंसी अगर गलत होगा तो न्यायालय उसको फटकार लगाएगी, उसको संबंधित जो भी निर्णय होगा देना। तो ये 3 स्थिति बनती है, आपको ध्यान रखिएगा स्वतः संज्ञान के संदर्भ में। इसी में सारे होलिस्टिक चीज़ें शामिल हो जाती है, तो इसे आप लोग समझिएगा और देखिए अंत तक चीज़ों को समझिए। देखिए मेरे वीडियो को अगर आप थोड़ा सा क्लिप देख के अगर मेरे चीज़ों को आकलन करते हैं ना, तो आप मेरे चीज़ों को समझ नहीं पाइएगा।
मेरे वीडियो को अगर देखना है तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लगातार देखिए, 10-15 दिन देखिएगा तो मेरे आइडियोलॉजी को समझ सकिएगा, मैं किस टॉपिक को किस तरीके से कवर कर रहा हूँ, क्या इसके एस्पेक्ट इस रूप से नज़र आते हैं आपको सोसाइटी में, नहीं नज़र आ रहे हैं या नहीं, तो आप इसे महसूस कीजिएगा। अब यहाँ पर PIL नहीं लिखा हुआ नहीं है, अब एग्ज़ाम में पूछ देगा कि स्वतः संज्ञान क्या PIL जनहित याचिकाओं से संबंधित है, तो बहुत से लड़के क्या बोलेंगे कि गलत, बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे गलत है, पर नहीं, PIL थर्ड पार्टी करता है। मैं मान लीजिए थर्ड पार्टी मैं हूँ या आप हूँ, अपने किसी मुद्दे को लेकर प्रश्न चिन्ह करते हैं तो ये थर्ड पार्टी करके जाता है ना, तो ये PIL के थ्रू ही जाएगा ना। क्या दूसरा डायरेक्ट बोलेगा कोर्ट के सामने मालिक न्यायालय जो प्रभु जो क्या है, इस क्षेत्र में कोई ऐसा इशू घट गया जिसको आपको डायरेक्ट देखना है, आप तो ऑर्डर नहीं कर पाएंगे ना। एक माध्यम है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का, PIL ही है ना अभी वर्तमान में, तो PIL भी आपको यह स्वतः संज्ञान के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दे रहा है। आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, कैसे हुआ है सभी चीज़ों पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। और विश्वास मानिए, अगर इस फॉर्मेट को आप समझ जाते हैं, देखिए मैं आपको 1000 बार बोलता हूँ ना, किताबी ज्ञान को कम जानिए, उसके व्यवहारिक पक्ष को जानिए। अगर इस चीज़ को समझ के अपने साथ कोऑर्डिनेट कर लिए, एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी रूप से इससे प्रश्न पूछेगा, आप उसके प्रश्न को किसी भी एंगल से देने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आप उसको अपने से कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक नोट्स याद रखिएगा। क्या ये नोट याद रखना है? आर्टिकल 32 और 226 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में क्रमशः लोकहित याचिका, देखिए PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, PIL योजना, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए यह योजना जो PIL का जो कॉन्सेप्ट है किनके द्वारा विकसित हमारे भारतीय न्यायिक व्यवस्था में किया गया। यह मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, तो आप लोग न्यायिक सक्रियता वाला टॉपिक जो पढ़े होंगे तो मैंने इस पर विस्तृत चर्चा किया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा ताकि हम लोग समझ सके कितने लोग समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और याद रख रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। जो भी हमारे मित्र हमारे स्टूडेंट हैं रेगुलर जो वॉच करते हैं, उनसे तो मैं कम से कम उम्मीद करता ही हूँ कि इसका कम से कम आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। केवल कमेंट में है ना, कमेंट को कमेंट की स्थिति से मत देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। आप लोग कमेंट करते होंगे कोई ना, मैं तुरंत रिस्पांस दिलवाता हूँ या मैं देता हूँ, अगर मैं नहीं देख पाता तो हमारी टीम आपको तुरंत रिस्पांस देती है। तो यहाँ पर देखिए बातें हैं ना कि आपको यहाँ से बहुत सी चीज़ें इसका यूज़ कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म का हर टेक्निक को यूज़ कीजिए। कोई इशू है डायरेक्ट पूछ लीजिए प्रश्न। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं पूछते, इसका यूज़ नहीं करते। अरे फैसिलिटियाँ इसलिए दी जाती है ना, उसका भरपूर यूज़ कीजिए। अगर भरपूर यूज करना नहीं जानिएगा चीज़ों को, तो आप बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़िएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसी तरह लाइव क्लास चलता है इवनिंग में करंट अफेयर का, तो सब जो करंट दैनिक जागरण जो भी लोग देखते हैं मेरा ना, आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए। वहाँ पर टॉपिक 3 है, पर इससे प्रश्न आपको लगभग 50 से 60 पूछ दिए जाते हैं। आपको इतने प्रश्न वहाँ क्रिएट करवा दिए जाते हैं ना, आपका अगर उसी का आंसर देने लगातार प्रयास कीजिएगा तो पीटी के स्तर पर जो प्रश्न आपको करंट में पूछा जाता है या उसके कुछ सब पार्ट जिसके कोऑर्डिनेट पार्ट होता है, उससे प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो लाइव क्लास में भी आप लोग आइए, शाम को इवनिंग में 8 बजे होता है, डेली होता है, तो आप लोग उस पर जुड़िए ताकि देखिए होलिस्टिक तैयारी कीजिए। अब केवल करंट को करंट की तरह से समझिएगा ना तो कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। या तो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट की तरफ पढ़िएगा तो भी आपका कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब तक आप सब्जेक्ट को करंट से नहीं जोड़िएगा, करंट को जब तक सब्जेक्ट के टॉपिक से नहीं जोड़िएगा ना, तब तक आप होलिस्टिक ज्ञान को डेवलप नहीं कर पाइएगा। यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, लगातार इस प्रवृत्ति को डेवलप करके ला रहा। प्रश्न आप देखिए प्रीवियस ईयर तो समझ में आ जाएगा। चलिए, इस व्यवस्था ने क्या किया, जो स्वतः संज्ञान के संदर्भ में न्यायालय के किसी मामले पर स्वतः संज्ञान के कानून की कार्रवाई सुनने की शक्ति दे दी। अर्थात PIL की जो कॉन्सेप्ट है, इस व्यवस्था ने क्या किया, किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान को कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति दे दी। अभी मैं PIL की बात किया ना, तो PIL थर्ड पार्टी जो करेगा वो क्या करता है, PIL के माध्यम से न्यायालय के नज़र में ला देता है कि ये मुद्दा है। अब मान लीजिए बहुत से PIL लगातार दायर किए जाते तो क्या होता है, स्वतः संज्ञान के संदर्भ में ही दृष्टिगत होता है। जो न्यायालय पास किसी
कार्यपालिका शक्तियों द्वारा नहीं ले जाया जा सकता है। मान लीजिए आपके एरिया में किसी प्रकार के गरीबों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, अगर आपका लोकल पुलिस प्रशासन उस पर काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर सकते हो उससे संदर्भ में, और न्यायालय उस पर जब स्वतः संज्ञान ले ले सारी एजेंसियों को अपने कमर कसकर काम करना होगा। तो ये चीज़ें आप समझिएगा, PIL का ये स्वरूप है। क्या PIL के बारे में आप लोग ये जानते थे? ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, अगर वो समझ गए आप लोग तो आपका एग्ज़ाम कभी नहीं रुकेगा। तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को, और मुझे मोटिवेट भी आप लोग किया कीजिए। केवल चीज़ों को देखिए, होता क्या है, जब तक टू बाउंडेड थ्योरी नहीं डेवलप कीजिएगा आप लोग ना, जब मैं आप लोगों को कुछ नया समझाता हूँ, बताता हूँ, तो उसके बिहाफ में आप लोगों को कमेंट में बताइए, जी सर मैंने ये चीज़ें आज पहली बार सुना, पहली बार देखा हूँ, या एक कॉन्सेप्ट ऐसा मैंने पहली बार समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। तो जब टू वेट बाउंडेड होता है तो इंटरनल मोटिवेशन बढ़ता है, क्या मैं इस दिशा में सही काम कर रहा हूँ। और तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, सपोर्ट पर ही सारी चीज़ें निर्धारित है। अब याद रखिएगा, अनुच्छेद 131 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करता है। अगर ये सब मामले नहीं आए, PIL का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो या डायरेक्ट नज़र नहीं आता है स्वतः संज्ञान, तो देखिए न्यायालय डायरेक्ट 131 के तहत संज्ञान ले सकता है। तो प्रश्न ये कितनी बार आप लोग से पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है? तो यह आपको 131 के तहत है। इसी तरह नोट एक याद रखिएगा, भारतीय न्यायालयों द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की कार्रवाई न्यायिक सक्रियता का प्रतिबंधित है, न कि इसके स्ट्रक्चरल पार्ट का। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न या कोटेशन पूछ दे UPSC या स्टेट PCS कि भारत में स्वतः संज्ञान न्यायालय की जो स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति जो कार्रवाई है वो किस और इंगित करता है, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में, PIL के संदर्भ में, या तो आपको वर्तमान समसामयिक रूप से जो घटनाएं घटती उसके बिहाफ में। तो ये तीनों सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल तो एक पार्ट है ही इसका, पर स्ट्रक्चरल से ज़्यादा बेटर कार्रवाई जो की जा रही है न्यायालय द्वारा उसमें इसने डेवलप किया है। आप देखेंगे जब PIL जब कॉन्सेप्ट आया था ना, उससे पहले न्यायिक संज्ञान के मामले ना बहुत कम थे, नगण्य के मामले थे। पर जैसे ही जनहित याचिकाएं आने लगी और न्यायिक सक्रियता कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो आज स्वतः संज्ञान के मामले भी डेवलप होने लगे। तो यही है कि इसके बिहाफ में आज बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको संज्ञान भी डेवलप हुआ है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए, न्यायिक अवमानना का अर्थ किस रूप में लिया जाता है या किस अर्थ के रूप में देखा जाता है, इसे आप लोग समझिएगा कि अवमानना जो अधिनियम है 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, आप लोग बार बार टीवी के सीरियल में या फिल्म में या तो कहीं भी आप देखते होंगे न्यूज में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बोला जाता है। आपने कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट कोर्ट किया है, इसके संदर्भ में आपको सजा दी जाती है। आप लोग सुना ना, आप चुप रहिए नहीं तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का धारा लगा दिया जाएगा। इसमें बार बार न्यूज आप लोग सुनते होंगे ना। 1971 के एक्ट में से स्पष्ट किया गया था, जिसके तहत क्या कहा गया था, न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट है ना, वैसे ही न्यायालय की गरिमा और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता निहित है इस एक्ट के तहत या संज्ञान के तहत। तो आपसे प्रश्न क्रिएट कर सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी पूछे तो आप लोग को ऊपर तारा नहीं देखना है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ जो है उसके अनुसार आंसर देख के आ जाना है कि नहीं इसमें क्या है, कोर्ट की गरिमा और उसकी अनादर अर्थात व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी, न्यायालय की भी एक इंडिविजुअल स्वतंत्रता है ना जी, कि नहीं है, बताइए आप लोग। तो है वो, तो उसको भी इसके संदर्भ में आदर अर्थात उसका अनादर हम नहीं कर सकते। जैसे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में हम किसी प्रकार का बाहरी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वैसे यहाँ भी उसकी गरिमा और उसके व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता अधिकार है उसके प्रति हम अनादर या उसके बाहरी दबाव को हम नहीं झेल सकते, न्यायालय ये कहती है इस एक्ट के तहत।
तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा आप लोग, हर बार मैं कुछ नोट देता हूँ, आप लोग सोचते होंगे वो क्यों दिए हैं सर, वो इसलिए दिए ना, इसके बाय प्रोडक्ट है। अगर कहीं भी नोट आपको नज़र आए तो मेन टॉपिक और सब टॉपिक का बाय प्रोडक्ट है। आप इसे अगर लिख दीजिएगा ना, बहुत जगह ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, अगर लिख देते एग्जाम हॉल में या इंटरव्यू में बता देते हैं ना इनसे बाय प्रोडक्ट, तो आप समझिए आपका है ना अंतिम सफलता वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या है। अब मान लीजिए आपको मैंने क्या बताया कि अभी जो कल ही जो वर्डिक्ट आया है EWS के मामले में, उसके बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आएंगे आने वाले समय में, अगर वो आप बता देते हैं ना तो चीज़ें यहाँ से इंटरव्यूअर हो या तो मेंस में आप समझा दीजिएगा इन जो कॉपी चेक कर रहे होंगे आप उनको या तो इंटरव्यूअर को कि आपका ज्ञान किस सीमा तक सोच रहा है। अगर आप इसे समझा देंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा ना। क्या केवल किताब के ज्ञान को लिख के आ जाएगा, केवल EWS के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वर्डिक्ट महेश्वरी ने क्या कहा, ललित जी ने क्या कहा, बस इसे लिख के आ जाइएगा, 103 संविधान संशोधन है उसे लिख के आ जाएगा और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सोच के देखिएगा, जब इसके मूल को ही नहीं समझाया कि महेश्वरी जी ने क्या बोला है, ललित जी ने क्या बोला या उनके साथ जो साथी थे उन्होंने क्या बोला, इस वर्डिक्ट के बाद भविष्य किस रूप से निर्धारित होगा आरक्षण के मामले में, प्रस्तावना के संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो इस मौलिकता को जब तक नहीं समझेगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सोच के देखिए। और कोई दावा करेगा कि नहीं मैं तो कॉपी लिख के आया, मैं सारे आंसर को लिख के आया, तो समझिए चीज़ों को बेहतर तरीके से। तो अब कितने प्रकार के अवमानना होते हैं, एक सर नोट तो मैं बोलना ही भूल गया। तो नोट यहाँ पर इस टॉपिक से जो 71 का एक्ट है उसमें उसके तहत नोट समझिएगा कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उसका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है। इस एक्ट के तहत समझा दिया गया था कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उसका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवहेलना। अब मान लीजिए कोई निर्णय दिया जाता है, अब कोई प्रशासन का आदमी है उसे नहीं मानेगा, कोई एजेंसी है उसे नहीं मानेगा, या व्यक्ति जिससे संबंध है वर्डिक्ट दिया है जो न्यायालय ने निर्णय किया वो व्यक्ति ही नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, अवहेलना कर रहा है न्यायिक आदेशों का, उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं, सुनिश्चित नहीं कर रहे, उसके दिशा में जो भी निर्णय आया उसको कुछ करने के लिए कहा गया होगा न्यायालय के द्वारा ना, आप ये काम कीजिए, अगर उससे भी सुनिश्चित नहीं कर रहे, ये भी मामले हैं ना आपके अवमानना के दायरे में आ जाता है। तो केवल यह मत समझिएगा कि हम सोशल मीडिया पर या किसी प्रिंट मीडिया पर ऐसे मामले उभार देते जिससे अवमानना नज़र आता है, आर्टिकल के संदर्भ में आपको चीज़ें लेकर आएगी न्यायालय आपके किसी वर्डिक्ट में भी अवमानना समझ सकती है। अगर आप मान लीजिए आपको ज़मीन विवाद होता है और पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, बहुत बड़ा ज़मीन विवाद, छोटे ज़मीन विवाद में क्यों जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, या इस प्रकार के मामले में दो भाई लड़ रहे हैं और जब वर्डिक्ट आ जाता है हाई कोर्ट का तो आप उसे नहीं मानिएगा दोनों भाई लोग ना, तो न्यायालय अवमानना समझ लीजिए और इसके तहत आपको 6 महीने का जेल भेज देगी बिना कुछ सोचे समझे, समझ लीजिए। तो ये सब चीज़ समझिएगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ क्रिएट कर सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, एक प्रश्न यहाँ से क्रिएट हो सकता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, किसी निर्णय को न मानना क्या न्यायिक अवमानना की श्रेणी में आता है, आपसे कोटेशन कर देगा तो आपको देना होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार का न्यायिक अवमानना होता है। तो 2 प्रकार के न्यायिक अवमानना होता है 1971 के एक्ट के तहत। यह देखिए न्यायिक अवमानना का जो कितना प्रकार ये संविधान में या किसी आर्टिकल में नहीं बताया गया है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना। यह प्रकार आपको 1971 की एक्ट में समझाया गया है कि उसकी धारा 2A के तहत अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सिविल अवमानना क्या होता है ये पहले जानिए। तो न्यायिक जो अवमानना के अधिनियम 1971 की धारा 2B के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट अथवा अन्य किसी प्रकार की प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन करना न्यायालय की सिविल अवमानना है। तो अब एक मामला याद कीजिए आप, यह एक्ट नहीं आया था और गांधी जी ने जब चंपारण आंदोलन किया था तो उस समय वहाँ के जो न्यायालय थे, जब वहाँ का कलेक्टर था एक आदेश जारी करता है,
उसके बाद न्यायालय में भी मामला कुछ समय के लिए जाता है। वहाँ पर क्या बोलता है न्यायालय कि गांधी जी आप चंपारण छोड़ दीजिए। तो गांधी जी ने क्या बोला था याद है आप लोगों को, मैं किसी भी तरीके से चंपारण नहीं छोड़ सकता हूँ, आपको जो आदेश या अवमानना लगता है आप उसे लागू कर सकते हैं। तो देखिए सिविल अवमानना का संदर्भ आया था और उनको कुछ चीज़ें ऐसे ही बहुत से राजनेताओं के संदर्भ में आपको आज़ादी के क्रम में देखने को मिला। तो ये कॉन्सेप्ट विश्व में पहले भी कायम था ना, भारत की प्रक्रिया में 1971 में आया या न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में ज़्यादा दिखा, पर विश्व के न्यायिक व्यवस्था में था ना। तो आप लोग बार बार देखते होंगे स्वनिर्वज्ञा आंदोलन या तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों के अलग अलग मायने आपको नजर आते हैं। तो वो क्या थे, शासन तंत्र के साथ न्यायिक व्यवस्था के साथ हम अवज्ञा कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा का मतलब था हम विनय के साथ अवज्ञा कर रहे हैं। अब भारत छोड़ो में तो अलग ही कॉन्सेप्ट था ना। तो आप समझिएगा केवल यह मामला है ना कहाँ तक लेके जाता है। निर्णय, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्णय क्या होता है, मैं डिक्री क्या होता है सब अभी स्पष्ट कर दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। डिक्री निर्णय, अगर कोई निर्णय दे रहा है, सिंपल सा कोई निर्णय आता है किसी वाद के संदर्भ में तो वो निर्णय कहला। डिक्री किसी नोट के साथ दिया जाता है आदेश कि हाँ आपको रिट, आप जानते हैं रिट जारी करता है 32 और 226 के तहत रिट जारी किया था वो, अथवा अन्य किसी प्रक्रिया, अन्य समान प्रक्रियाओं के तहत भी जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे आपको समझिएगा। चलिए सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है पानी पी लूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड वेट कीजिएगा। एक घंटा हो गया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद आप लोग याद रखिएगा आपराधिक अवमानना क्या होता है। तो यह अवमानना 71 की धारा 2C के तहत है। इसके अंतर्गत आपराधिक अवमानना का अर्थ न्यायालय की जुड़ी किसी ऐसी बात के लिए प्रकाशन से है जो लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय का अवमानना करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आप और हम करते हैं ना तो आपराधिक न्यायालय के श्रेणी में आएगा। जैसे मौखिक रूप से, लिखित रूप से हम न्यायालय के किसी भी संदर्भ में उसे, जैसे आप प्रशांत भूषण के मामले में देखे होंगे कि अभी मैं उन पर चर्चा करूंगा। हाल ही में 2020 में एक घटना घटी है प्रशांत भूषण का मामला, जिसमें उन्हें किसी आर्टिकल में किसी कार्टून के तहत न्यायालय के भर्त्सना की थी, जिसमें उन पर न्यायिक अवमानना का कार्य किया गया था। तो याद रखिएगा। इसी तरह न्यायिक अवमानना ध्यान रखिएगा, इसी में 1971 में आपको चीज़ें स्पष्ट होगी। आपको यहाँ पर याद रखना है कि अधिनियम जो है, न्यायिक अधिनियम न्यायालय जो किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रीट आदि अवहेलना करने के लिए दंड परीक्षण की शक्ति प्राप्त करता है, देता है। इसी प्रकार अधिनियम न्यायालय के किसी निर्णय, रीट अवमानना जानबूझकर किए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है। 71 के तहत ये सब चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। अधिनियम के तहत न्यायाधीशों को पर भी न्यायिक अवमानना के केस मामले दर्ज किए जाते हैं। तो एक केस आप देखे होंगे, कौन सा, एक सेकंड देख लेता हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। कभी कभी होता है ना दिमाग से चीज़ें ना, कोई बातें भी चले ना। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर प्रशांत भूषण हो गया, एक वकील जी का नाम होगा, नोट में मैं कहीं लिखाऊंगा। हाँ देखिए यहाँ यही तो मैं लिखा हूँ, अभी मैं भी है ना कभी कभी है ना। CS कर्णन के मामले में इन्होंने कोर्ट के न्यायाधीश थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना में न्यायाधीश ही रह चुके थे और उन पर कारावास 6 वर्ष का दंड लगाया गया था। कर्णन, CS कर्णन के मामले में इसने क्या किया था, न्यायिक अवमानना किया था न्यायाधीश होके भी। और एक मामला आप लोग देखे हो 2018 के आसपास शायद घटा था, जिसमें 4 न्यायाधीश आके कोर्ट सार्वजनिक रूप से अपना बयान देते हैं कि न्यायालय में कुछ खामियां हैं। आप लोग चर्चा में सुने होंगे ना, वो भी आया था मामला, इसी संदर्भ में आता। पर न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इनकी मौलिक अधिकार है सार्वजनिक रूप से भी चीज़ों को कहने का, पर आप पद पर रह के इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते। जब आप बेंच पर बैठे हो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर बातें की गई थी, पर इस मामले में ये चीज़ें दर्ज की गई थी। अब न्यायिक अवमानना जो है अधिनियम 2006,
तो न्यायिक अवमानना 1971 धारा 13 के तहत सत्य, ट्रस्ट और सुविश्वास, गुड फेथ जैसे प्रावधानों को शामिल करने के लिए न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006 को लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसके तहत ट्रस्ट और गुड फेथ, सुविश्वास को भी डेवलप किया गया। अब नोट यहाँ याद रखिएगा, न्यायिक अवमानना की कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सत्य और विश्वास के आधार पर अपने व्यक्ति अपने बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर सकता है। तो सार्वजनिक हित के मामले मैंने आपको पहले भी बताया कौन कौन से सार्वजनिक हित के मामले होते हैं, तो उसके संदर्भ में आपको ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है। अब न्यायिक अवमानना के जो अधिनियम थे 1971 का उद्देश्य समझिए। अब यहाँ पर चीज़ें आपको समझ लीजिए, गरिमा और व्यक्ति महत्व की बनाए रखना, इसके संदर्भ में अवमानना की जुड़ी हुई शक्तियाँ न्यायाधीशों के भय, पक्षपात और भावनाओं के बिना कर्तव्य निर्वहन करने की सहायता करती है। इसी प्रकार इस व्यवस्था में शक्ति विधि के समक्ष समता को लागू करती है और न्यायालय के आदेश को बलपूर्वक अनुपालन कराने हेतु समृद्धि शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में काम करती है। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि स्वतः संज्ञान ने कहाँ तक चीज़ों को डेवलप कर दिया है। स्वतः संज्ञान ने उन चीज़ों को भी आयाम कर दिया जो न्यायिक अवमानना के संदर्भ को संदर्भित कर देता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कलेक्टर हो या तो कोई मान लीजिए जो इसमें संतलिप्त लोग हैं, बहुबाली लोग हैं ना, बहुबाली लोग हैं, तो स्वतः संज्ञान लिया। अब इसके निर्णय जब आएंगे और नहीं मानेगा तो कहीं ना कहीं न्यायिक अवमानना का मामला उभरेगा ना। तो इसलिए मैं स्वतः संज्ञान में आप लोग को इस एस्पेक्ट से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वतः संज्ञान को केवल एक विधिक कार्रवाई के रूप में मत समझिए, इसके होलिस्टिक डायग्राम है जिसमें आपको अगर न्यायालय कभी निर्णय देता है इस मामले में, स्वतः संज्ञान के मामले में, और बाहुबल लोग नहीं मानेगा, ठीक ना, तो आप उस पर अवमानना का केस दर्ज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें समझनी होगी आप लोगों को। चलिए, इसी तरह इस शक्ति के न्यायपालिका की विश्वसनीयता, दक्षता को बनाए रखने हेतु सहायक होती है। तो ये भी आप लोग को कवर करना है। साथ ही साथ संवैधानिक स्रोत क्या है न्यायिक अवमानना का, ये आप लोग को जानना होगा। तो संवैधानिक स्रोत यह कहता है क्या, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक अवमानना की शक्तियां भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों अनुच्छेद 129, 142(2) और 215 के तहत प्राप्त होती है। न्यायिक अवमानना की जो शक्तियां प्राप्त है, इसके तहत क्या है, 129 में क्या बोलता है, इसके तहत अभिलेख न्यायालय होगा 129 के तहत उच्चतम न्यायालय, और उसको अवमानना के लिए दंड का प्रावधान देगा। तो अवमानना के संदर्भ में यह दंड का प्रावधान होगा। साथ ही साथ 142(2) के तहत अवमानना के आरोप में किसी व्यक्ति की जांच उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बनाती है। उसी प्रकार 215 के अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का समक्ष बनाता है। ये चीज़ें आप लोग को समझनी होगी। आर्टिकल 3 को, तीनों आर्टिकल को समझ गए। अब न्यायिक अवमानना के लिए दंड का प्रावधान क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अवमानना के दंडित करने की शक्ति देता है, जिसमें 6 माह का कारावास और 2000 तक के जुर्माने दोनों को शामिल किया गया है। अब नोट याद रखिएगा, यहाँ पर वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उसके पास न केवल खुद के बल्कि पूरे देश के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अवमानना के मामले भी दंडित करने की शक्ति है। तो 1991 के बाद होलिस्टिक आपको न्यायिक व्यवस्था डेवलप हो गया अवमानना के संदर्भ में। अब उसमें स्वतः संज्ञान की भी चीज़ शामिल हो जाती है। तो आपको याद रखना है, स्वतः संज्ञान की चर्चा जब भी करें तो होलिस्टिक रूप से कीजिएगा, केवल इसे एक पक्ष के रूप में मत देखिएगा, नहीं तो चीज़ें आपका आंसर लिख रहे हैं 10 नंबर के प्रश्न में, आपको आंसर का राइटिंग का जो लिखे हैं उसका उत्तर में आपको 2 नंबर मिल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि होलिस्टिक चीज़ों को शामिल नहीं किया। जब आपको समझ रहे हैं न्यायिक निर्णयन में चीज़ों को शामिल कर लिया गया सभी चीज़ों को, तो संज्ञान का मामला भी आ गया होगा ना। अब इसमें कोई व्यक्ति अगर आज्ञा करता है तो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो कवर करना है चीज़ों को। अब ऐसे ही उच्च न्यायालय के अवमानना 71 की धारा 10 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने के विशेष अधिकार देते हैं। पहले सर्वोच्च न्यायालय को सभी शक्ति है 1991 के बाद, और उच्च न्यायालय को 71 की धारा 10 के साथ। अब न्यायिक अवमानना संबंधित वाद कौन कौन से आए थे याद रखिएगा।
जो हीरालाल दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य था। और ये सब स्वतः संज्ञान के मामले थे, ध्यान रखिएगा। यह न्यायालय के प्रशासन के वास्तविक बाधा, रुकावट और अनावश्यक शर्त नहीं दी गई थी। यहाँ पर बातें स्पष्ट वर्डिक्ट में आई थी, नहीं कर सकते ऐसा कोई भी कार्य जो अपमानजनक हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय की गरिमा ठेस पहुँचती है, न्यायिक अवमानना होगी या हो सकती है। साथ ही साथ के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता वाद 1971, तो उसमें क्या था, कोई भी कार्य जो आम जनता के मन में न्यायपालिका के विश्वास को कम करता है तथा न्यायालय के प्रशासन और बाधा उत्पन्न कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 129 और 142 को पढ़ा जाएगा, जिसमें क्या कहा गया, इसे न्यायिक अवमानना का कृत्य माना जाएगा 129 और 142 के तहत। और आगे मैंने सब पर चर्चा किया हूँ, ऐसा नहीं कि अभी नहीं किया हूँ। अब प्रशांत भूषण मामले में आप लोग देखेंगे, एक सेकंड इसको ऊपर कर दूं, कि 2020 के मामले में जनता की नज़र में न्यायपालिका की शुचिता बनाए रखने के लिए अदालत अवमानना का प्रावधान जरूरी है, यह बात की गई थी। हालांकि कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने, नागरिक समाज ने कानूनी प्रावधानों और मनमानी में स्पष्टता के आधार पर अदालती प्रावधान के अवहेलना की आलोचना की थी। तो बहुत से बुद्धिजीवी ने प्रशांत जी के मामले को ये बात बोली थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यायालय की गरिमा है, एक चीज़ें हैं, उसको उन सब चीज़ों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यहाँ तक मामला आप लोग समझ गए होंगे न्यायिक अवमानना के मामले में। अब नोट याद रखिएगा कि वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे न्यायिक अवमानना का आधार नहीं माना गया, क्योंकि न्यायाधीशों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत 1A के तहत प्रदत्त वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किए थे। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हुई, ये व्यक्तिगत आपको आपेक्ष नहीं लगा रहे थे, ये सार्वजनिक हित के कुछ मुद्दे थे, तो उसको स्पष्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ें आप लोग समझ ध्यान रखिएगा। विधि आयोग का विचार इस मामले में क्या है, तो विधि आयोग 274वीं रिपोर्ट की सिफारिश की गई, जिसमें न्यायिक अवमानना के अधिनियम किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए निम्नलिखित कारण है। इसके लिए अवमानना से जुड़ी शक्तियों का स्रोत किस रूप से डेवलप किया गया है वो देखना है। अवमानना के अधिक मामले हैं वो भी आपको नज़र रखना है। तो यह मामला सिविल मामले लगभग 933 मामले, आपराधिक मामले 538 आए। तो सिविल मामले है ना, चीज़ें क्यों आती है आप लोग जानते होंगे, अस्पष्टता के संदर्भ में, या तो उसे जो व्यक्ति के संदर्भ में दी गई है निर्णय उसे पसंद नहीं है तो अवमानना के केस देखने जाते हैं, पर आपराधिक मामले जानबूझ के किए जाते हैं, तो ये बहुत कम मामला है। तो इसलिए आपको चीज़ों को समझना होगा। अस्पष्टता की जो स्थिति है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों के नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है, इसी कारण चीज़ों को सही करना है। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जाके अंत हुआ। देखिएगा, मैंने स्वतः संज्ञान की बात की, स्वतः संज्ञान में बात होगी आपको यह चीज़ें किस रूप से आई, उसके बाद स्वतः संज्ञान किस रूप से आपको लागू हो सकता है। तो लागू की प्रक्रिया में ही जाके आपको लोकहित याचिकाएं आ गई। लोकहित याचिकाओं के संदर्भ में न्यायिक अवमानना का संदर्भ आ गया। स्वतः संज्ञान लेने की कार्रवाई न्यायिक सक्रियता का प्रतिबंधित है और न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में न्यायिक अवमानना का मामला आ जाता है। अब न्यायिक अवमानना के मामले में सारे डायग्राम आपको एस्पेक्ट हो जाएंगे। अब स्वतः संज्ञान, इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा ना कि स्वतः संज्ञान के मामले में अगर इस मामला जो मोरबी घटनाक्रम होगा उसमें न्यायालय ने जो लोग संतलिप्त थे उस पर कुछ वर्डिक्ट निकालता है, तो यह क्या आएगा, न्यायिक सक्रियता के मामले में एक पहला यह संज्ञान ले लिया डायरेक्ट, तो न्यायिक सक्रियता का चीज़ें टॉपिक कवर हो गया। दूसरा, संज्ञान के जब निर्णय आएंगे तो उसमें बहुत से बाहुबली वर्ग भी शामिल होंगे। अब वो नहीं मानेंगे बातों को, नहीं प्रशासन सही तरीके से काम करेगी तो आप प्रशासन पर अवमानना का केस चलेगा, अवमानना की चीज़ें उभर कर सामने आएगी। तो इसलिए मैंने सारे होलिस्टिक चीज़ों को समझाया, पहले संज्ञान को समझाया, उसका जनहित याचिकाओं को समझाया। अगर निर्णय के बाद ऐसी स्थिति उभरेगी तो अवमानना का केस भी बनेगा। तो अवमानना के सारे एस्पेक्ट को मैंने कवर किया। तो आप लोग अभी लग रहा होगा कि सर कहाँ से कहाँ शुरू कर दिए, सब संज्ञान था और अवमानना पर पहुँच गए। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब इसकी शुरुआत संज्ञान से हुई पर इसका अंत कहाँ जाके होगा, अवमानना के मामले से होगा। अगर मान लीजिए इस एस्पेक्ट पर जब प्रशासन इतने
स्तर पर जाके भ्रष्टाचार किया है, तो भ्रष्टाचार को जब जड़ तक खोदा जाएगा तो बहुत सी चीज़ें उभरेगी ना जी। तो उभरेगी तो यही सब प्रश्न आपके सामने या जो है ना घटनाक्रम आएगा, तो आपको प्रश्न क्रिएट करेगा। तो इसके एस्पेक्ट कहाँ तक जाते आप समझिएगा। चलिए चीज़ों को समझिए। तो न्यायिक सक्रियता के मामले में चीज़ों को समझिएगा, टॉपिक वहीं से कवर होगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे का क्लास हो चुका है, 1 घंटे 14 मिनट का, कोई बात नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि भारत में मंदी का असर क्यों नहीं पड़ता है बृहद पैमाने पर। वर्ल्ड में बहुत स्तर पर 3, 4, 5 पॉइंट के स्तर पड़ जाता है जीडीपी में, पर भारत में मुश्किल से 1-2 पॉइंट तक के असर देखने को मिलते हैं। इसके पीछे लॉजिक समझाए थे आपको ना, तो देखिए दूसरा लॉजिक आप यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा। अब शादियों का दौर भारत में स्टार्ट हो गया है। 4 नवंबर से लेकर आपको 14 दिसंबर तक लगातार शादी होगी। और द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स, जो केट जिसे बोला जाता है ना, उसके एक सर्वे के मुताबिक देश भर में लगभग 32 लाख शादियां होंगी, जिससे मिनिमम 3,75,000 करोड़ आपको 3,75,000 करोड़ रुपये की कारोबार होने की संभावना। यह कहीं और भी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए भारत में कितने ऐसे राज्य के कुल SGDP है, इतना बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत से राज्यों की कुल SGDP इतना। अब बताइए, अब विश्व में कितनी भी मंदी आ जाए ना, अब शादी विवाह भारत में तो रुकेगा नहीं ना। और भारत में जो खर्च है वो भी नहीं रुकेगा। अब दुल्हन के प्रति खर्च हो, या तो उसके संदर्भ में जो चीज़ें की गई हैं उस पर खर्च की जाइए। अब साजो सामान के लिए खर्च की गई, ज्वेलरी के लिए खर्च की गई हो, फिर उसके बाद खाद्य सामग्रियों पर जो खर्च की जाती है वो, उसके बाद रहन सहन के लिए जो चीज़ें खर्च की जाएगी, सभी एस्पेक्ट जुड़े। और शादी से पहले आप क्या करते हैं, घर की रंगाई पोताई सब करते हैं ना जी, घर का मेंटेनेंस करते हैं ना। तो हमारा कोर सेक्टर जो है, कोर सेक्टर का जो पार्ट है, जिसमें आपको सीमेंट आता है, आपको बिजली आता है, ये सब चीज़ें आती है ना, उसके भी कुछ पार्ट को आप कवर कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो आप परचेज कर रहे हैं ना। तो ये भी कोर सेक्टर जो हमारा कहीं रुका नहीं है, धीरे धीरे वो डेवलप करेगा। हाँ, मात्रा अधिक कम हो सकती है ग्रोथ का, पर ये कभी न्यून स्तर पर नहीं पहुंचेगा, जैसे आपको अन्य यूरोपियन कंट्रियों में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, चीज़ें को लॉजिकली समझिए तो आप समझा पाइएगा। आपसे इंटरव्यू में पूछ देगा कभी भी, अच्छा आप बताइए, आप पढ़ के आए होंगे, अभी मंदी आ रही है, विश्व में मंदी के दौर देखने को मिल रहा है, तो भारत में उसका असर क्यों नहीं दिखता है उतना व्यापक स्तर पर। तो आप किताबी ज्ञान बताइएगा, सारी चीज़ एस्पेक्ट बताइएगा, थ्योरी एक से एक थ्योरी दिया हुआ, सभी चीज़ों को बताइएगा। अब भारत के बाजार का नेचर ही नहीं समझा पाइएगा। बाजार का जो मनी सर्कुलेशन जो बाजार में किया जा रहा है, किस रूप से होता है, उसके कॉन्सेप्ट को बता ही नहीं पाइएगा। तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप पर है ना फेथ नहीं कर पाएगा इंटरव्यू के लोग कि आपने किताबी ज्ञान को ज़्यादा पढ़ा है, आप समाज को या हमारे प्रकृति जो बाजार की प्रकृति उसको नहीं समझ पाए। इसलिए मैं बताया था उस दिन भी कि हमारे यहाँ मंदी न पड़ने का इसका रीज़न एक या बहुत बड़ा रीज़न है, उसके मात्रा जो कम होता है, और भी जैसे उससे पहले मंदी आप देखे होंगे। तो चीज़ें समझिए सभी होलिस्टिक। और आप शादी के दौरान क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट कवर होते हैं, आप स्वयं इसका देख लीजिए। कितने सेक्टर को रिन्यूअल कर देगा, कितने लोगों को पैसे वहाँ प्राप्त हो, कितने लोगों को रोज़गार डेवलप होगा। अभी लहंगा वाले जितने लोग होंगे, चूड़ी वाले या तो लहठी वाले, अभी जाइए मुरादाबाद से लेकर जहाँ जहाँ लहठी मिलता है, जौनपुर का लहंगा जाके देखिएगा, दिल्ली के चांदनी चौक में जाइएगा, क्या माहौल होगा। कोरोना के काल में तो शादी हमारे यहाँ रुका ही नहीं, तो समझ लीजिए तो अभी वर्तमान में क्या चीज़ें होंगी, तो समझ लीजिए बाजार में क्या हलचल होती है, किस रूप से हमें यूज करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बस समझते रहिएगा। ये आर्टिकल आप समझ लीजिएगा, भारत ताइवान, उसके पहले मैंने भी चर्चा किया था, आपको दूसरा आर्टिकल ये आया इस पर है, तो इसे एक बार नज़र देख लीजिएगा आप लोग। पहले भी इस पर मैंने विस्तृत चर्चा, क्यों ताइवान पर भारत को अपना रवैया चेंज, अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। तो सारे डायलेमा ये भी स्पष्ट करते, सेम टू सेम वही डायलेमा है जो पहले मैंने बताया था। और न्यू साउथ ब्राउन पॉलिसी के तहत क्या ताइवान अपने नए तेवर दिए हैं, तो उसमें भी आपको चीज़ें स्पष्ट की गई, जिसमें आपको वो लगभग सभी देश के साथ, हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ वो अपना संबंध अपना बनाना चाहता है। दक्षिण एशियाई ऑस्ट्रेलिया जैसे चीनी आक्रामकता के लिहाज से संवेदनशील देशों के साथ अपने हितों को प्रदान कर रहा है।
मजबूत कर रहा है, उसी का आपको को ये चीज़ें समझनी होगी। तो इस तरह आप लोग को कवर करना होगा। चलिए नेक्स्ट है, कुछ आर्टिकल जो पहले मैं कवर कर चुका उसको दोबारा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वही एस्पेक्ट नए तरीके से उन्होंने नए शब्दों के साथ दिए हैं, इसलिए ये भी आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीबीसी भ्रष्टाचार के मामले जो आपको आयोजन हाल ही में किया गया था, इस पर डेली करंट अफेयर्स में भी कवर किया गया, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में भी कवर किया गया, उसी के एस्पेक्ट को यहाँ पर समझाया गया। यानी प्रधानमंत्री का जो भाषण है दिया गया था उस दिन, प्रशासन को कैसे जवाबदेह बनाया जाए, प्रशासन को कैसे भयमुक्त काम करने के संबंध में जो इनके द्वारा बातें की गई थी ना जब सतर्कता जागरूकता सप्ताह में, तो उसी की बातों को यहाँ पर रखा गया है। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, चीज़ों को स्पष्ट कर लीजिएगा। देखिए आरबीआई का जो आरबीआई में कह रहा हूँ, एनपीए का जो मामला है ना, सरकारी बैंकों ने इधर लगातार कुछ महीनों में लगातार इजाफा का दौर चल रहा है, तो एनपीए के जो मामले हैं वो कम होंगे। तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो आप लोग को यूपीएससी जीएस पेपर 4 आरबीआई की नीति, आरबीआई उसकी नीतियों से संबंधित कवर करेगा। इस पर मैंने 13 फरवरी पर एनपीए के मामले में विस्तृत चर्चा किया हो, और एक मैं वीडियो सेक्शन इसके लिए लाऊंगा एनपीए के मामले में कि एनपीए की प्रकृति क्यों ऐसी बनी रह जाती है भारत में, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौलिक कार्य है ना सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जो आपको है ना एनपीए जैसी समस्याओं को समाप्त करेगा। बेसल 1, 2, 3 के संदर्भ में एनपीए को कैसे देखना चाहिए, क्या केवल नीतिगत फैसलों से ही एनपीए समाप्त हो सकता है, क्या इसके व्यवहारिक पक्षों को अमल में लाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए, सरकार उनके दिशा में क्या क्या काम किए, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो में ही मैं कवर करूंगा। तब तक आप 13 फरवरी 2022 का वीडियो आप लोग देखिएगा कि एनपीए के मामले में क्या चीज़ें हो रही हैं, एनपीए के मामले में क्या राज्य के टारगेट है, केंद्र के क्या टारगेट, कमेटी किस रूप से आपको सुझाव दिए, सभी पर चर्चा किया जा चुका है। और वर्तमान जो एनपीए के मामले में जो उछाल आया कि चीज़ें कंट्रोल हो रही है, बैंकों के जो घाटे हैं लाभ हो रही है, तो उससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं एनपीए भी सही होगा, तरीके से सही होने वाली दिशा में काम करेगा। तो सभी चीज़ों को समझना, आगे बढ़ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एक डाटा दिया गया, इसे आप लोग कवर कर लेना। इस डाटा को क्या करना है, डाटा में देखिए आपको दिया गया लोन के सेक्टर वार वृद्धि हुई। लोन जो है ना, आपसे कभी पूछे जाएगा रोजगार में वृद्धि में सेक्टर वाइज चीज़ों में क्या प्रभाव पड़ा, तो उसमें लोन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी सेक्टर में किसी मालिक को या तो जो इंटरप्रेन्योर है वो जब काम करना शुरू करेगा, अगर उसे सही समय पर लोन मुहैया नहीं कराया जाएगा ना, तो वो कैसे शुरू करेगा, किस क्षेत्र में कितना डेवलप हुआ है, ये एसबीआई रिसर्च के में दिया गया। तो फूड प्रोसेसिंग में 8% वृद्धि दर्ज की गई, लोन दिया जा रहा है ताकि वो काम कर सके और मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप कर सके। तो आप मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जब भी टॉपिक आएगा तो इस डाटा को यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतर डाटा है। ये सब डाटा है ना, आप लोग जब भी आए तो ज़रूर इसे इनपुट अपने क्वेश्चन की पॉइंट में करिएगा नोट्स में, तो इसे आप लोग देख लेना है, इसे बस केवल उतार लेना और लिख देना है टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग वाले टॉपिक में इसे कवर करना है। तो जब भी आएगा तो लोन प्रोडक्शन किस रूप से डेवलप हुआ है इसे देख लेंगे हम लोग। चलिए एक और है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चीज़ें यहाँ दी गई है। केवल सामूहिक देशों का प्रयास नहीं होना चाहिए, यहाँ व्यक्तिगत अमीर देश जो है 100 अमीर जो अरबपति हैं 125 अमीरपति, उनके द्वारा कितना उत्सर्जन किया जा रहा है कार्बन, उसकी जवाबदेहिता के संदर्भ में ये चीज़ें कवर की गई। तो यहाँ पर डाटा बहुत सा दिया गया जिसमें 2.4 लाख करोड़ डॉलर का निवेश किया हुआ है 125 अमीरों ने अपने कुल 143 कंपनियों में। इसके एवज में 39.3 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड सालाना उत्सर्जन जिम्मेवारी निवेश करता है। तो आप एक चीज़ सुने होगा ना, एक अंबानी का एक प्लांट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में आम उत्पादन होता है। वो क्यों आया था, आम उत्पादन भारत रिलायंस कंपनी का तो मुख्य उद्देश्य तो नहीं है, या तो तेल में है, क्रूड ऑयल में है, या तो टेलीकॉम सेक्टर में है ना, पर आम उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के उसके एक रिफाइनरी प्लांट से होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसने कुछ नियमों का उल्लंघन किया था और कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा था, तो उसे बंद करने का नोटिस दिया गया था, या तो पर्यावरण को ठीक कर दीजिए या तो आप प्लांट को बंद कर दिए। तो इन्होंने क्या किया, आम के 1000 वैरायटी वहाँ
प्लांट किए थे जिससे पर्यावरण शुद्ध भी हो जाए और उससे मुझे कुछ आय जनरेट हो जाए। तो भारत में सबसे ज़्यादा एक जगह से कहीं उत्पादन होता है आम का सबसे ज़्यादा, इसी आपको प्लांट से। तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के कार्य दिशा सभी उद्योगपतियों को करना चाहिए। केवल आप स्थापना प्लांट का कर दीजिए, उससे कार्बन उत्सर्जन कर दीजिए, तो आप चीज़ों को इसी तरह आप CSR का कॉन्सेप्ट देखते होंगे, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इसके पार्ट को डेवलप कर देता है। तो ये चीज़ें सब वहाँ कवर होगी। आपको मैं इस पर कभी बाद में करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए तो कभी ऐसा कभी मुद्दा आएगा ना तो मैं याद रखूँगा, उसको मैं कवर कर दूँगा, या तो नोट्स आपको की नोट्स में ही अवेलेबल करा दूँगा। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी आप लोग थोड़ा फ्री कीजिए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मुझे अभी। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं नए एक न्यूज एनालिसिस के साथ, नए बैकअप के साथ। चलिए तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। लोगों को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आप लोग कीजिए, 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, सभी लोग ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं अंत तक, वो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोग को दी जा रही हैं, आप लोग उसका लाभ लीजिए। और जो सोर्सेज आपको दिया जा रहा है, जो ऑथेंटिक मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका लाभ लीजिए। और एग्ज़ाम और जो एनालिसिस किया जा रहा है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करते रहिए, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, और ऐप के द्वारा। ऐप पर आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ऐप के गूगल प्ले स्टोर पर जाके वहाँ पर रिव्यू सेक्शन होता है किसी ऐप के लिए। उससे होता है कि अभी हम लोग 4.9 के स्टार रैंकिंग से चल रहे हैं, तो उसे बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि वो घट के फिर 3-2 पर आ जाए। इससे होता है क्या कि कार्य तो हम लोग कर रहे हैं, पर रेटिंग मान लीजिए कोई स्टूडेंट आएगा गूगल प्ले पर ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो रैंकिंग में जो सबसे ऊपर होता है ना, उसको पहले दिखाया जाता है। तो अभी हम लोग टॉप रैंकिंग पर चल रहे हैं, 4.9 के रैंकिंग पर चल रहे हैं। अभी आप लोग एजुकेशन, IAS एजुकेशन का जो चैनल गूगल पर सर्च कीजिए ना, सबसे पहले हम लोग नज़र आएंगे, क्योंकि 4.9 के रैंकिंग से अभी हम लोग चल रहे हैं। तो इसे कायम रखना है, आप लोग का सपोर्ट ये चाहिए कि ये कायम होना चाहिए, ताकि हम लोग और भी बेहतर काम कर सकें। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।